नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी शांति बनाए रखें भैया जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जिंदगी तेरी अजब परिभाषा, मालिक संवर गई तो जन्नत, नहीं तो सिर्फ तमाशा है। वेरी गुड। आप सभी दोस्तों का स्वागत, अभिनंदन। सभी मित्रों को नमस्कार। रेणु, मीणा, जया, रुचिका, भंवर, तेजू, तन्वी, ललिता, रुचिका, मुकु, अर्जुन, आदित्य, महेंद्र, दुश्मन, सभी सभी का नमस्कार। अवनीश शर्मा, एसआई मंजू, राकेश जाट जी, कैलाश, गोविंद, सभी मित्रों को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। मित्रों, बातचीत करते हैं। शुरुआत आज कौन कौन सी बातें हैं जो कल के दिन में आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन पर बातचीत करेंगे। उसके बाद पिछले जो साप्ताहिक रिवीजन है उस पर भी बातचीत आपके साथ करनी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आज का क्या होगा, जरा देखिएगा। सबसे पहला सवाल है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता है, यह आपको बताना है। जरा देखिए और बताइएगा कि कौन सा पदक भारत ने अभी हासिल किया है इस प्रतियोगिता के अंदर। पूछा यह गया है कि एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने कौन सा पदक जो है वो हासिल किया है, ये जरा बताइएगा। कौन सा पदक भारत ने अभी हासिल किया है, इसके बारे में विचार विमर्श करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत ने किसको हराकर कौन सा पदक जीता। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ढाका में किया गया था। आपको ये बात मैं बता चुका हूं। ढाका बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश, ठीक है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। बांग्लादेश ने अभी अपना कौन सा स्थापना दिवस या अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो 50वीं वर्षगांठ मनाई है। बंग बंधु जो है, बंग बंधु के प्रयासों से इनको वहां का गांधी कह दीजिएगा ऐसा, या फिर निर्माता कह दीजिएगा, या राष्ट्रपिता कह दीजिएगा, उनके नाम से संबोधित किया जाता है। तो बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 का। और भारत जो है वो इसमें कौन सा पदक जीतने में सफल रहा है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो भारत को इसमें कांस्य पदक जो है वो हासिल हुआ है, यानी भारत को कांस्य पदक जो है वो इसमें मिला है। तो आप सभी का जवाब क्या आ रहा है, जरा देख लीजिएगा। चलिए, हाँ जी, अभी तक इसका किसी ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता था, ये बात सही है एकदम। भारत ने किसको हराकर, पाकिस्तान को जो है हराकर, पाकिस्तान को हराकर जो है वो कांस्य पदक जीता, तो ये सही है। इसका मतलब ये हो गया पहला स्थान इसमें किसी और का, यानी विजेता टीम कोई दूसरी है। इसका मतलब दूसरा स्थान इस प्रतियोगिता में यानी उपविजेता टीम दूसरी है। और तीसरा स्थान इस प्रतियोगिता में भारत का रहा। और चौथा स्थान जो इसमें है वो किसका रहा, पाकिस्तान का रहा। तो पहले दो स्थानों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे कौन कौन सी टीम है वो रही, लेकिन पहला स्थान भारत का नहीं है। भारत का इस पूरी एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2021 की, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत का इसमें तीसरा नंबर रहा। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए, इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है आपके सामने कि एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। तो ये बात मैं अभी आपको बता चुका हूं कि भारत जो है इसने किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर जो है वो इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है, भारत ने इसमें कांस्य पदक जो है वो हासिल किया है। जी हाँ, यहां पर एकदम सही आप जवाब दे पा रहे हैं कि तीसरा स्थान जो है वो किसका रहा है, तो तीसरा स्थान इस पूरी प्रतियोगिता में भारत का रहा है। और चौथा स्थान जो है, चौथे नंबर पर कौन रहा है, तो इस पूरी प्रतियोगिता में चौथे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का आयोजन ढाका में बांग्लादेश में किया गया। ढाका नहीं है, ढाका है भैया, ये क्या है, ढाका बांग्लादेश में आयोजन किया गया। इसकी विजेता टीम आपको बतानी है कौन सी है। दक्षिण कोरिया है, जापान है, भारत है, पाकिस्तान है। तो देखिए ये चौथे स्थान पर है, ठीक है, और ये तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इसमें दक्षिण कोरिया है या जापान है, आपको यह देखना है। तो दो टीमों में एक विजेता है, एक क्या है, विजेता टीम है।
और एक आपकी उपविजेता टीम है, उपविजेता टीम है, उपविजेता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें विजेता टीम जो है वो कौन सी है, दक्षिण कोरिया है, और उपविजेता जो है वो कौन है, जापान है। यानी जापान को हराकर दक्षिण कोरिया ने इसमें क्या किया है, विजेता का स्थान हासिल किया है। तो दोबारा सुन लीजिएगा एक बार, विजेता टीम कौन सी रही है, दक्षिणी कोरिया रही है। दक्षिणी कोरिया ने ये पहली बार इस पदक को जीता है, ये ध्यान रखना। आज तक दक्षिणी कोरिया ने कभी भी एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है वो कभी नहीं जीती, दक्षिणी कोरिया ने इसे पहली बार जीती है। आपके सामने दो सवाल है, एक उत्तरी कोरिया है और एक क्या है, दक्षिणी कोरिया है। इन दोनों के बीच में एक सीमा बनाने वाली रेखा है, दक्षिणी कोरिया है। इनके बीच में 38 डिग्री जो अक्षांश है, आपको पता होगा, वो सीमा बनाता है, और 49 डिग्री जो है वो सीमा बनाता है किसके बीच में, उत्तरी अमेरिका और किसके बीच में, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और किसके बीच में, दक्षिणी अमेरिका के बीच में यहां पर क्या करता है, सीमा बनाता है। ये सवाल बड़ा अच्छा है, कई परीक्षाओं में आ चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका में एक आप लोगों का पड़ता है कनाडा, एक क्या है, कनाडा है, और एक आपका क्या है, यूएसए है। तो इन दोनों के बीच में ये एक झील क्षेत्र पड़ता है, जिसमें बड़ी प्रसिद्ध आपकी सुपीरियर झील, ओंटेरियो, ईरी, मिशिगन, ये सब झीलें जो है, ये इसको कहा जाता है महान झील क्षेत्र। इसको क्या कहा जाता है, महान झील क्षेत्र कहा जाता है, महान झील क्षेत्र कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इन सबको जोड़ने वाली एक नदी है, उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। क्या है, सेंट लॉरेंस रिवर, SLR याद कर लीजिए आप, तो बस क्या है, SLR का मतलब है सेंट लॉरेंस रिवर जो है, ये इन तीनों को जोड़ती हुई आगे चलकर क्या गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में ये गिर जाती है। तो इन सब से होकर गुजरने वाली एक नदी का नाम क्या है, सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ये जो झीलें हैं, इन झीलों को जोड़ने का काम करती है। और इन झीलों को आपस में जोड़ने के लिए कई नहरों का निर्माण किया गया है। जैसे एक सू नहर है, क्या है, सू नहर है, एक आपकी ईरी नहर है, ईरी झील भी है और ईरी नहर भी है यहाँ पर, और एक आपका वेलेंड नहर है, क्या है, वेलेंड नहर है। इन नहरों का यहाँ पर निर्माण किया गया है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना। एक आपने पनामा का नाम सुना होगा, पनामा जो है, उस पनामा का भी निर्माण किया गया, पनामा नहर का भी यहाँ पर क्या किया गया, निर्माण किया गया। और एक आपको कई दिनों से हम स्वेज जो नहर है, उस स्वेज नहर के बारे में भी आपस में क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से, ये आपसे कई बार पूछे जाते हैं। स्वेज नहर जो लाल सागर वाला और भूमध्य वाला सागर है उसको जोड़ती है, ये आपका कैरेबियाई सागर जो है, उस कैरेबियाई सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के दोनों भागों को अलग करने का क्या करती है, काम करती है। तो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का आयोजन ढाका में किया गया। इसकी विजेता टीम जो है वो दक्षिणी कोरिया है और जापान इसकी उपविजेता है। भारत को इसमें कांस्य पदक मिला, स्वर्ण दक्षिणी कोरिया, रजत जापान और कांस्य भारत ने इसमें क्या किया है, जीता है। ठीक है जी, खाता। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा, क्या है आपके सामने अगला सवाल, यहां पर है, ये रहा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यह बताइए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, बोलिए जरा। हाँ जी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। जितने भी उपभोक्ता हैं, यानी बाजार की जो परंपरा है वो जब से शुरू हुई है, तो बाजार में घूमने फिरने वाला उपभोक्ता जो है वो ठगा सा महसूस करता है अगर उसे सही समय पर सही वस्तु नहीं मिले, और वस्तु अगर खराब आ जाए तो वापस उसका कोई जिम्मेदार नहीं मिले। तो इसके लिए क्या किया, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। दिसंबर को क्या किया जाता है, इस दिन गणित दिवस जो है वो मनाया जाता है। आप ये बात ध्यान रखिए। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, 24 दिसंबर आपका है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस जो है वो सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको ये बता रखा है कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल
बिहारी वाजपेयी जो हैं उनकी जन्म जयंती इस दिन मनाई जाती है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी को इस दिन क्या किया जाता है, याद किया जाता है, और इसी उपलक्ष्य में सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी जी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखिए आपका क्या है। अगला सवाल यहाँ पर है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? अभी बताया सुशासन दिवस कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको बताना है कि इसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। 2014 में, 15 में, 16 में और 17 में। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, बहुत ही बड़ा उनका कद था, आज भी राजनीतिज्ञ उनका लोहा मानते हैं, और अपोजिट सरकारों में भी उनको नेतृत्व दिया गया था। आपको यह भी पता है यूएनओ में जाकर हिंदी में जो भाषण दिया वो दुनिया भर में छाया। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर 2014 जो है वो एकदम सही है। 2014 से 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2014 जो है इस दिन से हमने क्या मनाना शुरू किया था, सुशासन दिवस जो है, सुशासन दिवस जो है वो मनाना क्या किया था, शुरू किया था। तो 25 दिसंबर 2014 से 25 दिसंबर के दिन प्रतिवर्ष हम सुशासन दिवस जो है वो मनाते हैं। तो चलिए इसका एकदम सही जवाब आपका आ गया है, 2014 से हमने शुरू किया था इसको मनाना। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2021 के लिए रैंकिंग जारी की है, इसमें भारतीय पुरुष टीम की रैंकिंग क्या है जरा बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2021 के लिए रैंकिंग जारी की है, इसमें भारतीय पुरुष टीम की रैंकिंग कितनी रही है यह आपको बताना है। पुरुष टीम की रैंकिंग कितनी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कौन सी रैंक भारत की रही है? पहली रैंक रही है, दूसरी रही है, तीसरी रही है या चौथी रही है? तो ध्यान रखना, भारतीय पुरुष टीम जो है किसकी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने जो जारी की है इस रैंकिंग के अनुसार भारत की पुरुष टीम का इसमें कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। तीसरे स्थान पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम इसमें रही है। जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन है उस हॉकी फेडरेशन के द्वारा हाल ही में जारी की गई भारतीय टीमों की जो रैंकिंग है, विश्व की अलग अलग टीमों की जो रैंक जारी की गई उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है उसकी रैंक कितनी है, तो तीसरा रैंक है। आपको ये ध्यान रखना है, समझ गए मेरी बात? तीसरा होगा, चौथा नहीं है, ये ध्यान रखना। महिला और पुरुष का अलग अलग है, लेकिन भारतीय पुरुष टीम का इसमें कौन सा नंबर है, वो तीसरा नंबर है। चलो जी अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 32 वर्ष की सेवा के बाद क्या कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है? बताओ जरा, ऐसा कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज है जिसको 32 वर्ष की सेवा मिलने के बाद, 32 वर्ष की सेवा देने के बाद नौसेना से उसे सेवा मुक्त कर दिया गया है, उसका नाम बताइए। आईएनएस विशाखापट्टनम तो अभी क्या किया गया है, शामिल ही किया गया। आईएनएस विशाखापट्टनम तो पिछले दिनों शामिल ही किया गया है नौसेना में, यह आपको पता होगा। इसके बाद यहां पर है आईएनएस कुर्मुक जो है वो आपको पता है ट्राई जो थाई कॉर्पेट का आयोजन किया गया था, इंडो थाई कॉर्पेट, इंडो थाई कॉर्पेट का आयोजन, थाई कॉर्पेट का जो आयोजन किया गया था उस इंडो थाई कॉर्पेट में भाग लेने वाला जो जहाज था आपका वो कुर्मुक था। इसके बाद आईएनएस वेला जहाज नहीं है, आईएनएस वेला एक क्या है, पनडुब्बी है। आईएनएस वेला एक क्या है, पनडुब्बी है साहब, ये जहाज नहीं है। तो आपका एक बच गया आईएनएस खुखरी जो है, आईएनएस क्या है, आईएनएस खुखरी, खुखरी, ख लिख सकते हो और कै भी लिख सकते हो, खुखरी या खुखरी दोनों में से सही है। जो भी आपका इसका अनुवाद आपको मिले हिंदी में वो आप लोग इसको कर दीजिएगा। कुर्मुक सर जी गलत है, कुर्मुक नहीं है। कुर्मुक क्या है, कुर्मुक आपका है इंडो थाई कॉर्पेट जो है, इंडो थाई कॉर्पेट में भाग लेने वाला, ये इंडो और थाईलैंड के बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में आयोजित होने वाला एक अभ्यास जो है, उस अभ्यास में भारत की ओर से भाग लेने वाला जो जहाज है उसका नाम है आईएनएस कुर्मुक। विशाखापट्टनम आईएनएस जो है अभी उसे नौसेना में क्या किया गया है, शामिल किया गया, यानी कमीशन उसे किया गया। आईएनएस कुर्मुक आपको बता दिया। आईएनएस वेला जो है वो स्कॉर्पिन है, यानी एक पनडुब्बी है, और आईएनएस जो खुखरी है इसे 32 साल की सेवा के बाद क्या कर दिया गया, अब कार्य मुक्त कर दिया गया, यानी सेवा मुक्त इसे कर दिया गया है। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे मित्रों क्या है आपके सामने। यहां पर नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने
सामान्य जाति आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है, यानी जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए अलग से एक आयोग का क्या कर दिया है, गठन करने की मंजूरी प्रदान कर दी है वहां के मंत्री परिषद ने। यानी जनरल कैटेगरी के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जो इन लोगों के अधिकारों के लिए, इन लोगों की सुविधाओं के लिए, इन लोगों के सम्मान के लिए क्या किया जा रहा है, काम करेगा। ऐसा जनरल जाति यानी ओबीसी, जैसे एससी एसटी ओबीसी है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है क्या कि यहां पर सामान्य जाति जो है इसको भी लेकर एक आयोग बनाया जाएगा। ऐसा राज्य कौन सा है, पहले से कई राज्यों में काम कर रहा है, जैसे आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश वहां पर है। इसके अलावा आपका गुजरात है, गुजरात में भी है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जनरल कैटेगरी के लिए भी कोई ना कोई कमीशन बना हुआ है। तो अभी हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने यहां पर इस प्रकार के नए जनरल कैटेगरी के लिए भी एक कमीशन जो है वो गठित करने की क्या कर दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है। उस राज्य का नाम हरियाणा नहीं है, उसका नाम राजस्थान नहीं है। राजस्थान में ओबीसी के लिए है, ओबीसी के लिए है, एसटी के लिए है, एससी के लिए है। इन सब के लिए जो है आयोग बने, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है और अल्पसंख्यकों के लिए भी आयोग है। इन सब के लिए आयोग बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान में जनरल के लिए नहीं। इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है, पंजाब है। पंजाब के अभी अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, वो बेअदबी की घटना यानी मोब लिंचिंग जो है, बेअदबी जो है मोब लिंचिंग की कई घटनाओं को लेकर अभी अभी क्या आया था, चर्चा का विषय बना था। तो पंजाब में ध्यान रखना। और पंजाब में जो है वो अभी क्या होने हैं, विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, विधानसभा के क्या होने हैं, चुनाव भी होने हैं। तो ये सारी बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। हरियाणा में खट्टर सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, पंजाब में चन्नी सरकार है और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। भारतीय सेना से संबंधित असिग्मा क्या है, यह आपको बताना है। यहां देखिए, भारतीय सेना से संबंधित एसिग्मा क्या है यह आपको बताना है। एक रोबोट है, एक वेब पोर्टल है, एक मोबाइल ऐप है, एक युद्धक टैंक है, क्या चीज है ये? आईएनएस में संबंधित आपको पूछा है। एसिग्मा जो है वो किस से संबंधित है, ये वाला वर्ड जो अभी अभी सेना को लेकर चर्चा में आया है। तो रोबोट है क्या, वेब पोर्टल है क्या, मोबाइल है क्या, युद्धक टैंक है क्या, इनमें से क्या है जरा यह बताइएगा जी। तो इसका सही जवाब जो है युद्धक टैंक तो नहीं है, इसका सही जवाब रोबोट तो नहीं है, इसका सही जवाब वेब पोर्टल नहीं है, इसका सही जवाब है क्या है, मोबाइल ऐप है। यानी सेना जो भारतीय सेना है, इनमें सैनिकों और सभी इसके जो भाग हैं, अलग अलग जो बटालियंस बनी हुई है, इन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए एसिग्मा नाम की एक क्या शुरू की गई है, मोबाइल ऐप शुरू की गई है। एसिग्मा नाम से एक क्या शुरू की गई है, मोबाइल ऐप जो है, मोबाइल ऐप है वो अभी क्या किया गया है, शुरू किया गया है। किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना जो है, भारतीय सेना जिसके प्रमुख एमएन नरवाणे साहब है, एमएन मनोज मुकुंद नरवाणे साहब जो है, नरवाणे साहब जो हैं वो इसके क्या है, वर्तमान में प्रमुख है। इसके बाद आपको जो नौसेना है, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार का भी नाम पता होगा। नौसेना इसका मतलब क्या है, आर हरि कुमार है, आर हरि कुमार इनका नाम है। चलिए इसके बाद वायु सेना में वी आर चौधरी साहब हैं, वायु सेना जो है वहां पर कौन है, वी आर चौधरी साहब जो है वो इसके क्या है, प्रमुख है। और जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसके प्रमुख भी कौन है, एमएन साहब नरवाणे साहब हैं। ये सारी बातें जो है वो आपकी परीक्षा में आ सकता है, जरा ये सब समझिए, ठीक है। हाँ जी, चलो अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका क्या है, जरा देखो भैया, ये है 10वां सवाल। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण कहां से किया है अभी हाल ही में, यह बताइए जरा। ये पूछा है आपसे कि डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास नाम का एक है सिस्टम है, उसका अभी सफल परीक्षण कहां से किया है। टारगेट अभ्यास है, इसका नाम ही है, जो संसाधन है
उसका कि इसका सफल परीक्षण कहां से किया है, किसने बनाया इसे, डीआरडीओ ने बनाया है। स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास है, यानी एक निश्चित जगह पर निश्चित लक्ष्य पर निशाना साधने वाला जो यंत्र हमारा है अभ्यास नाम से, उसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में कहां से किया गया है। तो देखिएगा, बालासोर उड़ीसा है क्या इसका सही जवाब, चांदीपुर उड़ीसा है क्या, पोखरण जैसलमेर, बीकानेर राजस्थान, कहां से इसका सफल परीक्षण किया गया। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका है चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा से अभी अभ्यास नाम के इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी कि चांदीपुर उड़ीसा से किसका अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है। अभ्यास का अभी एक प्रलय नाम से अभ्यास है, प्रलय नाम से भी एक इसी प्रकार के सिस्टम का क्या किया गया था, सफल परीक्षण किया गया था। यह भी आपको मालूम होगा, एक अभ्यास है, एक क्या है, प्रलय है। तो ये सभी बातें जो है, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब अगले सवाल पर आपके साथ। अगला सवाल जरा आपका क्या होगा, जरा देखिए भैया, यहां पर नेक्स्ट बात आपके सामने रख देते हैं, एक एक करके हम रिवीजन करवाते जा रहे हैं आप सभी को। तो रिवीजन में आपका देखिए सही जवाब जो है वो इसका क्या होगा। यहां पर 22 तारीख के करंट अफेयर्स की बातें अगर करें क्या था, तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा उस दिन का, जरा बताइएगा। अमेरिका ने भारतीय मूल की किस महिला को तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त किया। फटाफट इनका रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये सब पढ़ाए हुए हैं आपको। अमेरिका ने भारतीय मूल की किस महिला को तिब्बती मुद्दे के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त किया, यानी एक विशेष पद जो है वो अमेरिका में भारतीय मूल की महिला को मिला है। उस महिला का नाम क्या है। गीता गोपीनाथ अभी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात इन्होंने की थी, ये भी पता होगा। और आईएमएफ जो है, और आईएमएफ में ये क्या है, वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर जो है, डिप्टी डायरेक्टर के पद पर काम कर रही है। चलिए इसका सही जवाब किदाम्बी श्रीकांत भी नहीं है। ये दोनों किससे संबंधित है अभी पता होगा आपको। नई एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें किदाम्बी श्रीकांत जो है वो दूसरे स्थान पर रहे। सिंगापुर के लोहे किन येव जो है, ये कहां से, सिंगापुर से, सिंगापुर से ये इसमें दूसरे स्थान पर रहे थे। और किदाम्बी ने इसमें इतिहास रचा था, ये भी पता होगा। तो ये इसमें क्या रहे थे, विजेता। और ये आपके भारतीय जो किदाम्बी श्रीकांत है ये क्या थे, उपविजेता थे। इसका मतलब अब सही जवाब जो है वो आपको बताना है। तो महिला के नाम दो ही थे, उसमें से एक पहली है, नहीं तो उजरा जया जो है वो इसका सही जवाब होगा। उजरा जया इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहां है कि किसकी अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए कितनी अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला न्यायाधीश जो है, जिसका नाम मैंने यहां आपको बता रखा है कि क्या आएगा वो भी बता दो, कल भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर के लिए कितनी अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव अभी हाल ही में दिया गया है, किसकी अध्यक्षता वाली परिसीमन आयोग ने दिया है, ऐसा किसकी अध्यक्षता में परिसीमन किया गया। और अतिरिक्त सीटों की बात की जाए तो 7 अतिरिक्त सीटें यहां पर होनी चाहिए, ऐसा इस परिसीमन आयोग ने कहा है कि कितनी सीटें एक्स्ट्रा होनी चाहिए, यहां पर 7 सीटें अतिरिक्त होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने कहा है कि भैया 7 सीट तो कम से कम अतिरिक्त होनी ही चाहिए। इतनी सीटें यहां पर अतिरिक्त हो, प्लस अलग अलग सीटें भी आवंटित करके इन्होंने बताई है कि भैया लद्दाख में इतनी होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर में इतनी होनी चाहिए। उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी जो है, उस एससी और एसटी कैटेगरी दोनों के लिए अलग अलग इसमें क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो यह किसकी अध्यक्षता वाली जो परिसीमन आयोग है वो बनाया गया, उसमें ऐसा किया गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला न्यायाधीश है, जिसमें मैंने आपको उनका नाम भी बता रखा है। जरा उनका नाम बताइए क्या है, कौन सी महिला है जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश भी रही और अभी जम्मू कश्मीर में उनको क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर में यहां पर जम्मू कश्मीर का परिसीमन आयोग जो है, उस परिसीमन आयोग की क्या बनाया गया था, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्षता उनको दी गई थी। उस महिला का नाम आपको क्या करना है, बताना है। लेकिन अभी तक आप में से किसी ने भी उसका जवाब नहीं बताया है। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पर आता हूं, तब तक आप बता दीजिएगा, हालांकि कल सब ये आपको बताया गया था। चलिए नया सवाल देखिए क्या है। चीन में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया, प्रदीप रावत को, कनिष्क कटारिया को, टीना डाबी को, रितेश देशमुख को।
रितेश देशमुख तो भाई साहब फिल्मों से संबंधित है। टीना डाबी और कनिष्क कटारिया दोनों राजस्थान से आते हैं और राजस्थान कैडर के अफसर हैं। क्या है? राजस्थान कैडर ही इन दोनों को मिला है और आईएएस टॉपर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब जो है वो प्रदीप क्या है? रावत है। प्रदीप रावत इसका क्या है? सही जवाब है। हाँ जी, रंजना प्रकाश देसाई आपका सही जवाब आया है। ठीक है, राखी पारिक का एकदम सही है। रंजना प्रकाश देसाई, आपको कई बार बताया ये नाम मैंने, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश क्या है? देसाई इनका सही नाम है। ये याद करो भैया, आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरीके के सवाल। रंजना प्रकाश देसाई जो है वो इसका सही जवाब है। और अभी चाइना में जो है, चाइना के साथ खींचातानी हमेशा चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी लंबे समय बाद प्रदीप रावत को जो है वो चीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। ये रहा नेक्स्ट सवाल। हाल ही में लोकसभा द्वारा इलेक्शन लॉ बिल 2021 पारित किया गया है, यानी इलेक्शन लॉ बिल पारित किया गया है। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की किस धारा में संशोधन करता है? यह आप बताइए। धारा 19 में, धारा 22 में, धारा 23 में, धारा 15 में, कौन सी धारा है जो लोकसभा इलेक्शन लॉ बिल है उसमें आपका क्या किया जाएगा? जो आपका आधार कार्ड है, क्या है? आधार कार्ड, उस आधार कार्ड को किससे लिंक किया जाएगा? वोटर आईडी कार्ड से। वोटर आईडी कार्ड जो आपका है, आईडी कार्ड है, उस कार्ड से आपस में लिंक कर दिया जाएगा। जिस प्रकार आधार कार्ड से आपका बैंक का खाता लिंक्ड है, वैसे ही इसको लिंक किया जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो धारा 19 है। धारा 19 में अभी संशोधन किया जाएगा। यह सवाल भी आपसे पूर्ववर्ती परीक्षा जो आपकी आरएएस की हुई है, आरएएस की प्री एग्जाम जो हुई है, उस प्री एग्जाम में एक सवाल पूछा गया कि भैया राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम जो है उसमें अभी संशोधन किया गया और ग्राम सेवक जो होता था, ग्राम सेवक जो होता था, उस ग्राम सेवक का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। ग्राम विकास क्या कर दिया गया? अधिकारी कर दिया गया है, जो कि प्रशासनिक तरीके से पंचायती राज की सबसे निचली संस्था का सचिव होता है, ग्राम विकास अधिकारी। ये उसकी कौन सी धारा में संशोधन किया गया है? यह सवाल आरएएस में आ चुका है, आपको अगर मालूम हो तो चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। महाराष्ट्र के अमरावती में पार्वो वायरस के मामले सामने आए हैं। यह किसके लिए घातक साबित हो रहा है? यानी कौन से जानवर है जिनकी हजारों की संख्या में महाराष्ट्र के अमरावती में मृत्यु हुई? किसकी वजह से? इस पार्वो वायरस की वजह से। तो ये पार्वो वायरस जो है वो किस राज्य को लेकर या कौन सी जगह? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी अमरावती है, वहां पर यह खतरनाक साबित हुआ। हजारों किन जानवरों की क्या हुई? मृत्यु हुई। यह आपको बताना है, बोलो जरा। तो इसका सही जवाब है, ठीक है, हाँ जी, इसका सही जवाब क्या है? घोड़ा नहीं है, गाय नहीं है, बिल्ली नहीं है, कुत्तों की हजारों संख्या में इसमें क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तो इस पार्वो वायरस का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, कुत्तों से संबंधित है। क्या है? कुत्तों से संबंधित है। यह है वह आपका पार्वो वायरस। और एक आपने रेबडो वायरस का नाम सुना होगा, रेबडो वायरस। ये रेबडो वायरस जो है वो तो किसी के माध्यम से, यानी कुत्तों के माध्यम से, बिल्ली के माध्यम से, बंदर के माध्यम से, चिंपैंजी के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से एक से दूसरे तक पहुंच सकता है। तो चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है जरा देखो। यहां है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अपने कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम का फ्लाइट प्रदर्शन अभी हाल ही में किया है। यह फ्लाइट प्रदर्शन कहां से किया? यही मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार का कोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम जो है उसका फ्लाइट प्रदर्शन अभी हाल ही में किया गया है। कहां से किया गया है? इसका सही जवाब आपको देना था। पोखरण जैसलमेर, आगरा उत्तर प्रदेश, रांची झारखंड, पटना बिहार। तो इसका सही जवाब तो एकदम आसान सा है, आगरा उत्तर प्रदेश से। आगरा, हाँ जी, रेबीज है, रेबीज से गोवा मुक्त है, एकदम सही बात है। चलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या है? आगरा उत्तर प्रदेश जो है, यहां से कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम जो है इसका फ्लाइट प्रदर्शन अभी हाल ही में कहां से किया गया है? आगरा उत्तर प्रदेश से किया है। मैंने ये भी बात आपको बता रखी है कि डीआरडीओ का मुख्यालय तो एक जगह ये दिल्ली में, लेकिन इसकी कई क्षेत्रीय क्या है? प्रयोगशालाएं हैं। और जोधपुर में एक प्रयोगशाला है इनकी डीआरडीओ की, उसमें चिप सिस्टम जो है, चिप सिस्टम या चिप सिस्टम जो है, इस चिप सिस्टम का आविष्कार यहां पर किया गया था। चिप सिस्टम क्या है? रडार की पहुंच से, रडार की पहुंच से क्या होना चाहिए? आपका जो यान है, लड़ाकू विमान है,
वो लड़ाकू विमान पर ऐसी तकनीक बनाई जाती है, चेप सिस्टम लगाकर, जिससे वो लड़ाकू विमान रडार की पहुंच से क्या होता है, बाहर होता है, रडार की पकड़ में वो नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बातचीत आपसे करते हैं। अगला सवाल है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देश की बहु एजेंसी अभ्यास पेनेक्स 2021 का आयोजन कहां किया गया अभी हाल ही में, बताइए जरा। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देश की बहु एजेंसी अभ्यास पेनेक्स 2021 का आयोजन अभी हाल ही में कहां किया गया, ये बताइए। तो पेनेक्स 2021 का आयोजन अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया गया। पुणे महाराष्ट्र जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया। हमारे राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। राजनाथ सिंह जी ने भाग लिया था। और राजनाथ सिंह जी का संबंध है वो नवाबों के शहर लखनऊ से है, नवाबों के शहर लखनऊ से संबंधित है। लखनऊ से ये क्या है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कहां पर है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है, पुणे महाराष्ट्र में पेनेक्स 2021 का जो है वो क्या किया गया, आयोजन अभी हाल ही में किया गया। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए क्या है अगला। भारतीय वायुसेना S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन को किस सेक्टर में तैनात करने जा रही है। भारतीय वायुसेना ने S-400 नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो किसके साथ विकसित किया या किससे खरीदा है, वो रूस से खरीदा गया। इस सिस्टम की पहली एक स्क्वाड्रन, जिस प्रकार राफेल की एक स्क्वाड्रन अलग से बनाई गई थी अंबाला में, कहां पर, अंबाला में एक अलग से स्क्वाड्रन बनाई गई थी, अंबाला पंजाब के अंदर, ठीक उसी प्रकार क्या किया गया, अब इस S-400 की अलग से एक स्क्वाड्रन जो है वो क्या की गई है, स्थापित की गई है। और यह स्क्वाड्रन कहां पर तैनात होगी, जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, गुजरात में नहीं होगी, राजस्थान में नहीं होगी, इसको भी पंजाब सेक्टर में क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। तो इसको कहां पर, पंजाब जो सेक्टर है उस पंजाब सेक्टर में इसे तैनात किया जाना है जी। जरूर जरूर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका क्या है, 9 नंबर सवाल है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 21 दिसंबर, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हाल ही में क्या किया गया, मनाया गया। तो 19 दिसंबर को तो नहीं मनाया गया भैया, तो इसका सही जवाब क्या है, 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो क्या किया गया था, मनाया गया था। दुनिया भर में प्रवासियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और प्रवासियों को अपने आप में गौरव महसूस करवाने के लिए उनको इस प्रकार की, ठीक है, ये बातें शामिल की गई है, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब आपका क्या है, चलो जी चलो, इसका सही जवाब है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या, वह देश जिसके जेमो सूप को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, वो कौन से देश का है। वह देश जिसके जेमो सूप है ये एक, इस सूप को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। भारत का कौन सा स्थान है, परीक्षा की दृष्टि से यह इंपोर्टेंट है। भारत की दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा, ये आएगा परीक्षा में कभी ना कभी, देखो ये दुर्गा पूजा भारत का है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका नाम क्या है, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य है, ये कालबेलिया नृत्य है जो है वो गुलाबों की पहचान बन गया, यानी गुलाबों ने दुनिया भर में इसको पहचान बनाया है। ये कालबेलिया जो है इसको वर्ष 2010 में, यानी यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें इसको शामिल किया गया था, और अभी दुर्गा पूजा को। लेकिन ये जेमोसूप जो है, ये जेमोसूप एक देश है जिसका नाम है हेती, उस हेती देश का है, और उसको क्या किया गया, अभी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। एक आपने रूंबा का नाम सुना होगा, थोड़े दिनों पहले रूंबा का नाम सुना होगा। ये रूंबा भी एक क्या है, संगीत की शैली है। ये एक संगीत की क्या है, संगीत शैली है। इस संगीत शैली को भी इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। रूंबा जो है इसको शामिल किया गया था अभी यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला सवाल आपका क्या है। तो हाल ही में ये आपको करा दिया है मैंने, राजस्थान के स्पेशल रिवीजन जो शनिवार की क्लास थी उसमें हमने इस बारे में आपसे बातचीत कर ली है। अब देखिएगा अगला सवाल आपका क्या आने वाला है।
तो यहाँ पर ये भी बातचीत अभी हो गई है, चांदीपुर उड़ीसा वाली भी अपनी। यहाँ डीआरडीओ के बारे में बात कर ली, सांस्कृतिक सूप के बारे में 20 दिसंबर डूंगरपुर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, आपका क्या आने वाला है जरा देखो। 23 दिसंबर की कौन सी बातें हैं जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला ही है यहां पर आपके सामने कि भैया बताइए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। तो इसका सही जवाब अभी बताया था आपको, रामानुजन की जो जयंती है, एस रामानुजन जो है उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर यह क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और रामानुजन दुनिया भर के बड़े गणितज्ञों में अपना नाम शामिल करवा चुके हैं। तो 22 दिसंबर को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वह मनाया जाता है। ठीक है। हाँ, रूंबा खेत में काम आवे सर जी, वही रूंबा नहीं है, ये रूंबा एक संगीत की शैली भी है। चलिए रूंबा भी आपको समझना है, वो भी खेत वाला भी, क्योंकि वैसे भी सवाल परीक्षा में आ जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आने वाला है। 2 नंबर सवाल है, टाइम्स हायर एजुकेशन जो है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। उसके तहत डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है, ये इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है, वो ट्रॉफी 1 वर्ष के अंदर खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है जो पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है, इसने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 की जो घोषणा हुई है, इसमें डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर के लिए इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है उसको। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 किसे दिया गया है। कमिटमेंट 2021 यूएन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप के लिए कमिटमेंट 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है। गीता गोपीनाथ, दिव्या हेगड़े, उजरा जया, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया भैया, ये ध्यान रखना। क्या है, रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया, रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह पुरस्कार किसको दिला, नीना गुप्ता को मिला। उजरा जया के बारे में अभी आपको बता दिया गया है कि भैया अमेरिका में तिब्बती मामलों के लिए, किस मामलों के लिए, तिब्बती मामलों के लिए विशेष पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। गीता गोपीनाथ का संबंध आईएमएफ से है, कई बार आपसे बातचीत हो चुकी है। दिव्या हेगड़े जो है वो इसका सही जवाब है। दिव्या हेगड़े जो है उनको यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 से क्या किया गया है, सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। चलो तो अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 से किसे चुना गया है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 से किसे चुना गया है। नोआमी ओसाका, एस्ला बार्टी, बारबोरी केसिकोवा, एमा रादुकोनु। एमा रादुकेनु, ये एमा रादुकेनु इस बार परीक्षा में छपने वाला सवाल है। एमा रादुकेनु जो है इसको इस सम्मान से नवाजा गया है, यानी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखना, ये अंतिम जो वर्ष का ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, उस अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की क्या है, विजेता है। प्रतियोगिता जो आपकी है अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, उस अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की क्या है, विजेता है। तो प्रतियोगिताओं का क्रम आपको ध्यान होना चाहिए, पहले कौन सी, बाद में कौन सी, बाद में कौन सी, ऐसे। ऑस्ट्रेलिया ओपन है, विंबलडन ओपन है, तो ऐसे सारे क्रम आपको, यूएस ओपन है, ये सारे क्रम से याद होने चाहिए। और इन सब में नोआमी ओसाका भी एक की विजेता है, एस्ला बार्टी भी विजेता है, बारबोरी केसिकोवा भी विजेता है। तो वर्ष के प्रथम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की विजेता कौन है, नाओमी ओसाका है। वर्ष के दूसरे की कौन है, तो दूसरे की बारबोरी केसिकोवा है। तीसरे की कौन है, एस्ला बार्टी है। और वर्ष के चौथे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की विजेता कौन है, एमा रादुकेनु है। और आपको पुरुष में एक ही याद रखना है, जोकोविच या चोकोविच, जोकोविच, ये पहले 3 जो है वर्ष के, उन तीनों के यही विजेता है। और लास्ट वाले के मेददेव जो है, मेददेव जो है वो विजेता है। इन्होंने चोकोविच को हराकर लास्ट वाला जो है वो अपने नाम किया था। तो ये सब आपकी परीक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से आएगा। ठीक है, हाँ जी। बारबोरी फ्रेंच ओपन, नीलू राम
जी यूएस ओपन विजेता एमा राडुकेनु यूएस ओपन विजेता है। जोकोविच राजस्थान के 3, ठीक है। हाँ भैया लाइव क्लास थोड़ी है, रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की, ठीक है। चलो यहां पर है एमा राडुकेनु जो है वो यूएस ओपन जो है उसकी विजेता है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए अगला सवाल क्या है आपका। ये रहा अगला सवाल, कोविड 19 के 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यह बताना है। राज्य की अगर पूछी जाए, राजस्थान में देखिए, पहले तो राजस्थान की बात ध्यान से सुन लो। राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसका नाम है प्रताप का गढ़। किसका गढ़ है? प्रताप का जो गढ़ है, वहां 100% वैक्सीनेशन हुआ है और राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहां 100% वैक्सीनेशन हुआ है। राजस्थान के अलावा देश भर में बात करें तो आपको गोवा और हिमाचल प्रदेश के बारे में मालूम होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और गोवा जो है वहां पर भी इस प्रकार का काम किया जा चुका है जहां प्रथम डोज जो है वो 100% दी जा चुकी है। अब आपसे पूछा केंद्र शासित प्रदेश, और कल प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है भाइयों और बहनों, कहकर कल इस प्रकार की और घोषणा कर दी कि फ्रंट लाइनर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको क्या दी जाएगी, बूस्टर डोज जो है वो प्रदान की जानी है। ये भी घोषणा अभी अभी हाल ही में कर दी है प्रधानमंत्री जी ने। तो अब आपको इसका सही जवाब जो है वो बताना है कि भैया कोविड 19 के लिए 100% टीकाकरण करने वाला पहला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में अलग से हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट आपको पता होगा। यहाँ पर लक्षद्वीप जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो लक्षद्वीप जो है वो ध्यान रखना केरल हाईकोर्ट जो है उस केरल हाईकोर्ट के ही हाईकोर्ट में आता है। अंडमान निकोबार जो है वो पश्चिमी बंगाल हाईकोर्ट जो है उसके अंतर्गत न्यायाधीश क्षेत्र जो इसका है वो किसका है, पश्चिमी बंगाल का है। तो इसका सही जवाब अंडमान और क्या है, निकोबार है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है आपका। यहाँ है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के एथलीट कमीशन का मेंबर चुना गया है अभी हाल ही में। सवाल को ध्यान से पढ़िए, भारतीय है इसका मतलब भारतीय बैडमिंटन के बारे में विचार करना है। किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के एथलेटिक कमीशन जो है उसका मेंबर चुना गया है। किदाम्बी श्रीकांत को नहीं चुना गया, अभी अभी इन्होंने तो अपनी प्रतियोगिता में धाक जमाई है। साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा नहीं है, ये दोनों नहीं है। इसका सही जवाब जो है वो क्या है, पीवी सिंधु है। इस पर सवाल पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें आ चुका है। उस समय अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उस ओलंपिक समिति ने इनको क्या किया था, सम्मानित किया था। इसको लेकर भी सवाल आया था। तो पीवी सिंधु इसका क्या है, जवाब सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पीवी सिंधु आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और पीवी सिंधु के बारे में वैसे भी आपको बहुत सारी जानकारियां मैंने पहले ही बता रखी है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था, किसमें, टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। अभी इन्हें पद्म श्री जो सम्मान है उस पद्म श्री सम्मान से अभी राष्ट्रपति जी ने क्या किया था, इनको सम्मानित किया था। तो राष्ट्रपति जी ने पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये सभी बातें भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र खोले जाने के बारे में आधिकारिक स्वीकृति जो है वो प्रदान की है। बोले जाने नहीं, खोले जाने हैं ये, ठीक है। ये खोले जाने की आधिकारिक स्वीकृति जो है वो प्रदान की ऐसा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र नहीं है, राजस्थान नहीं है, गुजरात नहीं है, तेलंगाना के जो हैं राय साहब, ठीक है, राव साहब हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, और उनको अभी क्या कर दिया, इस प्रकार की मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी है कि भैया कोई विवाद हो, एक आदमी है, ठीक है, ये भी लड़ रहे हैं, तो मध्यस्थता से विवाद को क्या किया जाए, सुलझा लिया जाए। मध्यस्थता जो है इससे विवादों का निपटारा कर दिया जाए। इसके लिए तेलंगाना में जो है वो इस प्रकार का सेंटर जो है वो खोला गया है अभी हाल ही में। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है खेल नर्सरी योजना 2022-23 का संबंध किस राज्य से। अभी खेल नर्सरी जो है, इस खेल नर्सरी नाम से राजस्थान में ऐसा कौन सी जगह है जहां पर खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है, जहां पर जो खेलो इंडिया गेम्स है, खेलो इंडिया गेम्स जो है 2022 में जिनका क्या किया जाना है, आयोजन किया जाना है, उनका आयोजन होना है पंचकुला हरियाणा में। कहां पर, पंचकुला हरियाणा जो है यहाँ पर इनका क्या किया जाना है, आयोजन किया जाना है, ठीक है। जहां की राजधानी क्या है, चंडी और गढ़ है। चंडी का क्या है, गढ़ है। चंडी के गढ़ में क्या किया गया है, यहाँ की संयुक्त राजधानी है किस किस की, यह भी पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है।
चलिए इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है, हरियाणा इसका एकदम सही जवाब है। अगला सवाल, अगली बात आपके सामने जो रख रहे हैं वो ये है, क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस राज्य ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यह बताइएगा। ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड राज्य ने। किसने? उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड का जो राज्य है उस उत्तराखंड राज्य ने क्या किया है, ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया है। क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड जो सरकार है, धामी सरकार, कौन सी सरकार है? यहां पर है साहब धामी सरकार। धामी सरकार जो है, इस सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, इनको अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। चलिए 10वां सवाल देखिएगा, देश में विकसित नई पीढ़ी का बख्तरबंद जो इंजीनियर टोही वाहन एयरव है वह भारतीय सेना की इंजीनियर्स कोर में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। इसे किस ने डिजाइन किया है यह बताना है। तो देखिए एरिव नाम से एक भारतीय सेना में इंजीनियर्स कोर में शामिल किया गया एक टोही विमान है, यानी बख्तरबंद विमान है, ये कह दीजिए सेना के इस्तेमाल आने वाला टैंक जैसा एक बख्तरबंद क्या है, यह है आपका साधन है। इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया है? थल सेना ने नहीं किया, वायु सेना ने नहीं किया, इसरो ने नहीं किया। इसका डिजाइन जो है वो डीआरडीओ के द्वारा ही क्या किया गया है, तैयार किया गया है। डीआरडीओ जो है उसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। उसका क्या हो गया रे? चलिए डीआरडीओ, हाँ भाई जी, हाँ डीआरडीओ। चलिए सभी मित्रों का जवाब आ चुका है, अब आगे बढ़े। अगला देखिए, अब नेक्स्ट डे पर बातचीत हम करते हैं आपसे। अगली बातचीत किस विषय में करें अभी देख लीजिएगा आप लोग कि ऐसा कौन सा डे है जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। ये आपका 21 दिसंबर वाले की बातचीत करते हैं। 21 दिसंबर को क्या थी नई बातें वो देखिए। हाल ही में स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है ये बताइएगा। इसमें सारी बातें आ गई जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। पहला है स्पेन। स्पेन में आयोजन किया गया किसका? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो आपको जवाब देना है, इसका आयोजन स्पेन में किया गया था। स्पेन जो है वो भूमध्य सागर के ऊपर पड़ता है, आप लोग जानते होंगे। यहां पर किदाम्बी श्रीकांत जो है, किदाम्बी श्रीकांत ने इसमें कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता या कांस्य पदक जीता? आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है उन परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही शानदार वाला सवाल होने वाला है, आपसे पूछा जाएगा जरूर आगामी परीक्षाओं के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब क्या है? हाल ही में स्पेन में आयोजित जो है उसमें किदाम्बी श्रीकांत ने जो रजत पदक जो जीता है, उस रजत पदक को जीतकर इतिहास रचा है, ये भी ध्यान रखना है। और एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है उसमें भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन कहां किया गया? ढाका में किया गया। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन ढाका में भारतीय टीम ने कांस्य पदक उसमें क्या किया है? प्राप्त किया है। और इसने किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता है। इसमें जापान जो है वो आपका क्या रहा है? उप विजेता रहा है। दक्षिणी कोरिया जो है वो आपका क्या रहा है? विजेता रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं ये बताइए। चिली वो चिली नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ आपका एक जो है वो इस प्रकार का एक पूरा राष्ट्र है। एक तरीके से आप लोग ये कह दीजिए इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं और इसमें ये यहां पर इस इलाके पर एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? चिली। चिली है भैया, क्या है? चिली। चिली है, चिली है, उरुग्वे है, पराग्वे है, ये सारे देश हैं। ठीक है, बोत्सवाना है इसके ऊपर, ठीक बोत्सवाना है, उरुग्वे है, पराग्वे है। तो उरुग्वे जो है यहाँ का ध्यान रखिएगा, एक क्या है? लैंड लॉक कंट्री के रूप में भी क्या किया जाता है?
जाना जाता है। तो यहाँ पर उसके अलावा इक्वाडोर है, गुयाना है और सूरीनाम है, ये सारे देश इसके आसपास पड़ते हैं। तो ये जो देश है इसका नाम चिली है। और चिली के राष्ट्रपति कौन बने हैं ये बताइए। यहाँ पर एक लंबी पर्वत श्रृंखला भी है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंट डियागो जो है यहाँ तक की एक पूरी की पूरी जो है एक श्रृंखला पड़ती है, जिसे पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। पश्चिमी कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा जो है, कार्डिलेरा उसके नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसी पश्चिमी कार्डिलेरा का भाग जो है वो क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इस एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी जो है एकांकागुआ है, क्या है, एकांकागुआ है। एकांकागुआ जो है वो इसकी सर्वोच्च चोटी के नाम से भी जानी जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें पहले से आती है। और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम क्या है, टीटीकाका झील है, टीटीकाका, ठीक है, ये टीटीकाका झील भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें उससे पहले गैब्रियल बोरिक, सियामारो कास्त्रो, सेंडा मेसन, पेटर फियाल है। तो इसमें ध्यान रखना दो नाम आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंडा मेसन है जो किस देश की राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति इस देश की बनी है, और जिस देश ने अपने आप को क्या कर दिया है, गणतंत्र घोषित कर दिया है, उस देश का नाम बताना है। गैब्रियल बोरिक जो है वो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। क्या बने हैं, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो गैब्रियल बोरिक जो है वो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में जो है वो सामने आए हैं। और चिली में बहुत बड़ा जश्न इसको लेकर के मनाया गया, ठीक है, हाँ जी। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है आपका, बोरिक है। और बोरिक सबसे युवा चिली के जो हैं वो राष्ट्रपति बने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, दो प्रसिद्ध क्या है, ज्वालामुखी है। आपको उन ज्वालामुखियों का क्या बताना है, नाम बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए अगला सवाल क्या है। केंद्र सरकार द्वारा 20 से लेकर 25 दिसंबर 2021 तक सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी थीम क्या है आपको यह बताना है। जरा पढ़िएगा, केंद्र सरकार के द्वारा 20 से लेकर के 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 20 से 25 दिसंबर 2021 को मनाया गया। ये 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर संपन्न हो गया और इस सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी थीम क्या है ये बताइए। प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन राज्यों की ओर, प्रशासन गरीबों की ओर। तो ना प्रशासन गरीबों की ओर, ना राज्यों की ओर, ना शहरों की ओर। इसका सही जवाब है प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन गांव की ओर। राजस्थान में चलाया गया जो अभियान है वो प्रशासन गांव के संग अभियान है और प्रशासन शहरों के संग अभियान है। दो अलग अलग हैं जो 2 अक्टूबर से क्या किए गए थे, राजस्थान में शुरू किए गए थे। तो यहाँ तो है प्रशासन गांव की ओर और उसमें है प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग। ये बातें आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला आपके सामने ये रहा, यहाँ है अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। मानव एकजुटता दिवस जो है, अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 20 दिसंबर को यह दिवस क्या कर दिया जाता है, मना दिया जाता है। 20 दिसंबर को मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, कौन सा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 19 दिसंबर पर अभी अपनी बात हो चुकी है। चलिए यहां पर अगला सवाल देखिए क्या है। सशस्त्र सीमा बल का 58वां स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया गया, अभी हाल ही में 58वां। देखिए एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल का मतलब क्या है, एसएसबी है, ठीक है। एक है आपका बीएसएफ, बीएसएफ का 57वां मनाया गया, इसका 58वां मनाया गया। ये दोनों के दोनों गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, ध्यान रख लेना। रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आते क्योंकि ये क्या है, अर्धसैनिक बलों में इनको शामिल किया हुआ है। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, यानी इनका सुप्रीम कमांडर जो है वो कौन है, ये है भाई साहब अमित शाह जी। अमित शाह जी जो है वो मान लीजिए इनके सुप्रीम कमांडर है। तो एसएसबी ने अपना 58वां स्थापना दिवस अभी मनाया। इसमें इसके महानिदेशक कौन है, तो प्रवीण कुमार जो है, प्रवीण कुमार जो है, प्रवीण कुमार इनके क्या है, वो है महानिदेशक। इधर भाई साहब के कौन है, तो कुमार राजेश जो है, कुमार राजेश चंद्रा जो है, कुमार राजेश चंद्रा, कुमार राजेश चंद्रा जो है वो इनके क्या है, महानिदेशक हैं। तो सशस्त्र सीमा बल का अभी हाल ही में
इनका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 1 दिसंबर जो है इस दिन इनका स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि एसएसबी का जो स्थापना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है, 20 दिसंबर है। यानी इनका 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर और 20 दिसंबर, इतनी समानताएं हैं, 1 दिसंबर और 20 दिसंबर को दोनों का, ये बीएसएफ का और ये एसएसबी का। ये बातें आपके सामने मैंने सारी रख दी है। कुमार राजेश चंद्रा है वो इनके महानिदेशक हैं। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला सवाल। हाल ही में भारत मध्य एशिया संवाद का आयोजन कहाँ किया गया, ये बताना है आपको। हाल ही में भारत मध्य एशिया के 5 देश ऐसे हैं मेरे मित्रों। मध्य एशिया के कितने देश ऐसे हैं, 5 देश जो हैं, उन 5 देशों के प्रतिनिधि यानी राष्ट्र प्रमुख जो हैं, राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो कब आने वाले हैं, 26 जनवरी को। 26 जनवरी को आयोजित होने वाला जो हमारा गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम है, गणतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है, उस गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ये क्या लेने वाले हैं, हिस्सा लेने वाले हैं। तो आपको बताना है कि मध्य एशिया और भारत के बीच में ये डायलॉग जो है वो अभी हाल ही में कहां संपन्न हुआ है, तो नई दिल्ली में ये क्या हुआ है, अभी संपन्न हुआ है। यानी भारत में इसको संपन्न किया गया है, जिसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। तो भारत में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CFSL के हाईटेक लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये बताइए। CFSL जो है और सेंट्रल फूड सिक्योरिटी लैब जो लैब है, उसकी हाईटेक लैब का उद्घाटन हाल ही में इन्होंने कहां पर किया है। तो देखिएगा इसका सही जवाब आपका क्या होगा, अहमदाबाद गुजरात में नहीं है, पुणे महाराष्ट्र में, या चंपारण बिहार में, या कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में चुनाव हारने के बाद नहीं गए, चंपारण बिहार में भी नहीं है। इसका सही जवाब जो है वो पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में है। वो गृह मंत्री अमित शाह CFSL के हाईटेक लैब का उद्घाटन इन्होंने किया और इन्होंने एक बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो इन्हीं के विरोधी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी गोद में जाकर अब क्या हो गए हैं, बैठ गए हैं। इस प्रकार की बयानबाजी अमित शाह की तरफ से कहां से आई थी, वो पुणे महाराष्ट्र में जाकर उनकी सरकार के खिलाफ उन्होंने ऐसा कहा था। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को अब अगर ध्यान रख लेते हो तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो आपको ध्यान आ जाता है कि भैया ऑप्शन में से इसमें सही जवाब क्या होगा। चलिए अगला सवाल। हाल ही में संसद की संयुक्त समिति ने देश के पहले डेटा सुरक्षा कानून मसौदा तैयार किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, यानी संसद की एक संयुक्त समिति है, उस संयुक्त समिति ने देश के पहले डेटा सुरक्षा कानून जो है उसका मसौदा तैयार किया है। इस संयुक्त समिति ने, जिसने ये डेटा तैयार किया है, ठीक है, आपने पिछले दिनों पेगासस का मामला सुना होगा, इस प्रकार के और मामले भारत में ना हो, इसको लेकर के एक संयुक्त समिति ने सुरक्षा कानून, पहले डेटा सुरक्षा कानून मसौदा जो है वो तैयार किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब नहीं है, ये जो आपकी लोक लेखा समिति है, ठीक है, कौन सी है, लोक लेखा समिति। उस लोक लेखा समिति जो है उस समिति के अध्यक्ष हैं, जिसने अभी अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, ये बात आप जानते हैं, शताब्दी अपनी पूरी कर ली है। पीपी चौधरी, ओम बिड़ला, अधीर रंजन चौधरी। तो इसका सही जवाब जो है वो पीपी चौधरी साहब हैं। पीपी चौधरी जो है, पीपी चौधरी, ये पीपी चौधरी इस समिति के क्या है, अध्यक्ष हैं। चलिए पीपी चौधरी इस समिति के क्या है, अध्यक्ष हैं। आप सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। प्रो कबड्डी लीग का कौन सा सीजन 22 दिसंबर 2021 से शुरू हो रहा है या हो गया है। 22 दिसंबर से जो है वो कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग जो है, उस प्रो कबड्डी लीग का 22 दिसंबर से, सीजन का 22 दिसंबर 2021 से शुरू होने जा रहा है। उसका नाम आपको बताना है, कौन सा सीजन इसका शुरू हो रहा है, 5वां सीजन, 6वां सीजन या 7वां या 8वां, इसमें से कौन सा सीजन जो है वो अभी इसका शुरू किया गया है। इस दोनों में से आपको बताना है। 3 दिन से लगातार एक बात आपको प्रो कबड्डी लीग के बारे में मैं बता रहा हूं। राजस्थान की पिंक पैंथर्स टीम इसमें हिस्सा ले रही है। जिस प्रकार IPL का आयोजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस कबड्डी प्रतियोगिता का भी क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और आप सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है, इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्या है। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां किया जा रहा है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां किया जा रहा है, कहां हो गई, संपन्न भी हो गई। और ये भी आपको पता है कि बांग्लादेश के ढाका में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसमें
भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। पाकिस्तान इसमें चौथे नंबर पर रहा है। और दक्षिणी जो कोरिया है उस दक्षिणी कोरिया ने इसमें क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है, यानी पहले स्थान पर रही है। और जापान की जो टीम है वो जापान की टीम इसमें रजत पदक प्राप्त कर पाई है, यानी दूसरे स्थान पर रही है। और भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत ने इसमें कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है। और ना है जो पाक साफ, वो पाक क्या है? इसमें चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो मित्रों आप सभी से आज इतनी ही बातचीत हम करेंगे, बाकी सारी बातें करेंगे बाद में। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम की रिवीजन की वीडियो के लिए अंतिम क्लास हमारी आयोजित होगी, उस क्लास से आप सब जुड़ना न भूलें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल से फिर मुलाकात करते हैं आज शाम की क्लास में। आज शाम को जो वीडियो के लिए रिवीजन क्लास है वो अंतिम क्लास होगी। आप सभी को उस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब उस क्लास से जुड़ भी रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर भी रहे हैं चीजों को। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।